नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हिंदी का विद्यार्थी राहुल पारीक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी कक्षाएं चल रही थी हिंदी की, तो हमने अभी तक पिछली कक्षा में हमने व्यंजन संधि के बारे में चर्चा की थी और व्यंजन संधि के सभी नियमों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक है आज का बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों, वो है विसर्ग संधि। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। लेकिन आपने अभी तक अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और घंटी के निशान को दोस्तों ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे, विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, विसर्ग संधि की परिभाषा की अगर हम बात करें तो हमने स्वर संधि के बारे में तो जाना था कि स्वर और स्वर का योग होता है स्वर संधि में, और व्यंजन संधि के बारे में हमने जाना कि व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन का योग व्यंजन संधि में होता है। लेकिन दोस्तों, विसर्ग संधि में तो इसमें विसर्ग संधि की अगर हम बात करें तो विसर्ग के साथ स्वर का भी योग होता है और व्यंजन का भी योग होता है। इस प्रकार परिभाषा के रूप में अगर हम बात करें तो कहा जा सकता है कि विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन के योग को विसर्ग संधि कहते हैं। तो दोस्तों देखें तो विसर्ग एक अयोगवाह है, अयोगवाह वर्ण है, जो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण अंग और अह को हम कहते हैं। ये दो अयोगवाह है, लेकिन ये केवल स्वर के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। ये तो हम जानते हैं कि विसर्ग का प्रयोग हम स्वर के साथ ही करते हैं। तो दोस्तों अगर देखें तो इसमें अगर वर्ण एक प्रकार से अगर देखा जाए तो विसर्ग का योग वर्णों के साथ भी हम इस परिभाषा के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों को मिला दिया जाए तो 44 वर्ण बन जाते हैं इस प्रकार से, क्योंकि विसर्ग से पहले स्वर वर्ण तो आता ही है। इस प्रकार विसर्ग से पहले 13 जो हमारे स्वर हैं वो आते हैं और 31 ऐसे वर्ण भी हैं हमारे। इस प्रकार प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, क्योंकि विसर्ग से पहले तो स्वर आएगा, तो क्योंकि ये विसर्ग स्वर में ही प्रयुक्त होते हैं, अकेले इनका प्रयोग होता ही नहीं है। इस प्रकार विसर्ग के साथ ए घोष आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों सकार होते हैं, दंत्य, मूर्धन्य और तालव्य, स। और इसी प्रकार 13 जो व्यंजन होते हैं, 31 व्यंजन जो होते हैं उनका भी उन्हें सहघोष होते हैं, जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और ये रेलवे है। और सभी स्वर भी इनको मिला दिया जाए तो 31 स्वर और व्यंजन होते हैं, इनका भी इनके साथ योग होता है। तो देखिए 11 स्वर उनके आगे विसर्ग लगा हुआ हो, 11 स्वर हो उनमें से, और अघोष जो हो, अघोष कौन सी प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा वर्ग कैक है, चैच है, टैठ है, तैथ है और पैप है, और तीनों सकार से, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य तीनों से। तो अगले हम पहले नियम की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला नियम कहता है कि यदि कोई भी स्वर विसर्ग के साथ हो और उसका योग च, छ या से यानी तालव्य अघोष हैं ये, इनके साथ हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार यानी सहशिव वाला तालव्य सकार आदेश हो जाता है दोस्तों। यानी अगर विसर्ग के बाद च, छ या से का योग हो तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि उनके च, छ या से के स्थान विसर्ग के स्थान पर से आदेश हो जाता है। जैसे देखें निःशुल्क में अगर देखा जाए तो नि प्लस शुल्क, इसमें हम देखें तो विसर्ग है, विसर्ग से पहले अगर नि को स्वर रहित करें तो ई है, ई के आगे विसर्ग है और उसका योग से हो रहा है, तो उस विसर्ग के स्थान पर स्वर रहित तालव्य सकार
आ जाएगा तो इस प्रकार निःशुल्क हो जाएगा, निःशुल्क का हो जाएगा निःशुल्क। एक दोस्तों हम गलती अक्सर कर बैठते हैं क्या कि हम निःशुल्क शब्द हैं वो ऐसा ही लिख देते हैं दोस्तों, लेकिन अगर सही रूप में देखा जाए तो ये जो निःशुल्क शब्द है ये सही होता है, ऐसा हम लिखते हैं तो ही वो सही होता है। वर्तनी की दृष्टि से हम निःशुल्क ही लिख देते हैं जो कि संधि विच्छेद होता है। दरअसल इसका सही रूप निःशुल्क ही होता है। दूसरा है अंतः प्लस चक्षु, तो इसमें विसर्ग के बाद च का योग हो रहा है तो विसर्ग के स्थान पर से आ जाएगा तो इसका सही रूप हो जाएगा अंतश्चक्षु। उसी प्रकार मनः प्लस चेतना का हो जाएगा मनश्चेतना, नि प्लस श्वास का हो जाएगा निश्वास। इसी प्रकार हम ये निश्वास शब्द भी ऐसे ही लिख देते हैं, प्रकृति भाव के रूप में ही लिख देते हैं, लेकिन वो गलत होता है, हम इसको समझ नहीं पाते हैं इस बात को। इस प्रकार ये निश्वास सही माना जाएगा। दुशासन, दुह प्लस शासन का हो जाएगा दुशासन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों नियम नंबर 2 है कि यदि कोई भी स्वर 11 स्वर में से कोई भी स्वर हो और उसके विसर्ग लगा हुआ है, यानी विसर्ग के साथ यदि टैट है और स मूर्धन्य मूर्धन्य स हो, मूर्धन्य सकार, तो उस जगह विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स आदेश, मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। यानी कोई भी विसर्ग के बाद यदि टैट है या स मूर्धन्य सकार का योग हो रहा हो तो उस विसर्ग के स्थान पर स्वर रहित मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। जैसे धनु प्लस टंकार, तो विसर्ग के बाद टय का योग हो रहा है तो विसर्ग के स्थान पर स्वर रहित सकार मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। इस प्रकार धनुष टंकार हो जाएगा। उसी प्रकार चतुः प्लस षष्ठी, तो चतुष्षष्ठी हो जाएगा। इसका एक प्रकार से हम और भी विच्छेद कर सकते हैं, चतुः प्लस सस प्लस थी, जो व्यंजन संधि के रूप में भी लिखा जाता है, लेकिन इसमें होगी विसर्ग संधि ही चतुष प्लस षष्ठी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नियम नंबर 3 की बात करें तो यदि कोई भी स्वर के बाद विसर्ग है तो विसर्ग का योग तैत है स के साथ, यानी दंत्य अघोष दंत्य सकार हो, यानी विसर्ग के बाद तैत है या दंत्य सकार का योग हो तो विसर्ग के स्थान पर दोस्तों दंत्य सकार का आदेश हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते नमस्ते, क्योंकि विसर्ग के बाद तय का योग हो रहा है तो विसर्ग के स्थान पर स्वर रहित दंत्य सकार आदेश हो गया है। इसी प्रकार दुह प्लस साहस का दुस्साहस, दुह प्लस स्वप्न का दुस्वप्न, निह प्लस स्वार्थ का निस्वार्थ, चंद्र प्लस तम का चंद्रस्तम, क्योंकि इसमें देख सकते हैं हम कि विसर्ग के बाद तय का योग हो रहा है। अंतः प्लस तल का अंतस्तल, निह प्लस तेज का निस्तेज। इस प्रकार दोस्तों दंत्य सकार का आदेश विसर्ग के स्थान पर हो जाता है। नियम नंबर 4 की चर्चा हम करें तो देखिए ए आ के अलावा 9 स्वर हो, यानी अब इस बार 11 नहीं होंगे, अगर 9 स्वर हो उनके अगर विसर्ग लगा हुआ है और उनका योग कै ख और पै फै के साथ हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि अगर ए आ को छोड़ दिया जाए तो 9 स्वर बचे हैं और उन 9 स्वरों के आगे विसर्ग लगा हुआ है और उनका योग कैक है और पैप है के साथ हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है दोस्तों। जैसे देखिए आविह प्लस कार में देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें ए आ नहीं है, वी है, ई के आगे विसर्ग लगा हुआ है और उसका योग कै के साथ हो रहा है तो आविह प्लस कार का हो जाएगा दोस्तों आविष्कार। उसी प्रकार आविह प्लस कृत आविष्कृत, आविह प्लस कर्ण आविष्करण हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ और हम उदाहरणों की चर्चा करें तो दुह प्लस कर दुष्कर, दु प्लस कर्म दुष्कर्म, चतुः प्लस पथ, अब इसका विसर्ग के साथ पै का योग हो रहा है तो चतुः प्लस पथ चतुष्पथ हो जाएगा। चतुः प्लस फल चतुष्फल और चतुः प्लस फलक चतुष्फलक हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 5 की तरफ। तो नियम नंबर 5 है दोस्तों की केवल ए आ
के विसर्ग लगा हुआ है और उनका योग कै ख और पै फै से हो। पिछले नियम में तो ए आ को ए आ के अलावा रखा गया था, लेकिन अब ए आ हो, बाकी सब नहीं हो। ए आ के विसर्ग हो और उनका योग कै ख और पै के साथ हो तो वहाँ प्रकृति भाव संधि होती है दोस्तों, अर्थात जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। यहाँ विसर्ग के स्थान पर कोई भी बदलाव नहीं होता है, वहाँ विसर्ग का विसर्ग ही रखा जाएगा दोस्तों। जैसे प्रातः प्लस काल प्रातः काल, रजय प्लस कण रजय कण, पय प्लस पान पय पान, तपय प्लस पूत तपय पूत, वयः प्लस कृम व्यय क्रम, मनः प्लस कामना मनः कामना, अध्यय प्लस पतन अध्यय पतन। जैसे हम मनोकामना सीधे ही लिख देते हैं, अधोपतन भी दोस्तों हम सीधे ही लिख देते हैं, तो इसमें ये हम गलत लिखते हैं दोस्तों। इसमें सही यही होगा, सही शब्द यही माने जाएंगे दोस्तों। हम गलत इनका उच्चारण करते हैं। मनः कामना होता है, मनोकामना शब्द ही नहीं होता। अध्यपतन होता है, अधोपतन नहीं होता। और इन शब्दों में विसर्ग के ऊपर से कभी भी शिरो रेखा नहीं गुजरती है। हम इन दोनों को अलग अलग रूप में लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नियम नंबर 6 की अगर हम बात करें तो 11 स्वर हो उनके विसर्ग हैं, अर्थात विसर्ग के बाद सहघोष प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सहघोष होता है, हमें पता है। और यह रे ले वे है, और सभी स्वर भी सघोष होते हैं। यदि ए के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ है और उसका योग ए के अलावा स्वर आए तो विसर्ग यानी ए के आगे विसर्ग है तो विसर्ग के स्थान पर ए के अलावा 10 स्वर हैं तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग का तो लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। इसके स्थान पर और कोई दूसरा शब्द न आकर विसर्ग का लोप हम कर देते हैं। तो देखिए कि जैसे उदाहरणों की बात करें तो अतः प्लस एव, तो ए है, ए के आगे विसर्ग है, तय को स्वर रहित करें तो ए के आगे विसर्ग है। और इसमें ए आ के अलावा स्वर आ रहा है, ए स्वर आ रहा है तो विसर्ग के साथ योग होता है, तो यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा, अतएव हो जाएगा। तत् प्लस एव तो ततएव, पय प्लस आदि पयादि, ए के अलावा इसमें पयादि में पय प्लस आदि विसर्ग का योग आ के साथ हो रहा है, ए के साथ नहीं हो रहा है, तो पयादि। यश प्लस इच्छा यश इच्छा, पय प्लस इच्छा पय इच्छा। इसमें अगर दोस्तों हम देखें अतएव दो प्रकार से लिखा जाता है। एक तो अतएव जैसा हम विसर्ग संधि में है, और एक अत प्लस एव का विसर्ग न लगाकर अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो अतएव हो जाता है, जो वृद्धि संधि का उदाहरण है, हमने पीछे चर्चा भी की थी। और पयादि पय प्लस आदि हम करें, पय न लिखकर पयादि पय प्लस आदि लिखें, विसर्ग न लगाएं, तो वो पयादि दीर्घ संधि का भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नियम नंबर 7 की हम चर्चा करें। नियम नंबर 7 है कि विसर्ग का योग ए और सहघोष व्यंजन, जो सहघोष व्यंजन 20 होते हैं, तो उनके साथ हो तो विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो जाता है, और फिर ए और उ दोनों मिलकर ओ बन जाता है। क्योंकि विसर्ग के स्थान पर तो उ आदेश हो जाएगा अगर विसर्ग का योग एस के साथ और सहघोष व्यंजन जो 20 सहघोष व्यंजन होते हैं उनके साथ हो, तो विसर्ग के स्थान पर तो उ आदेश हो जाएगा और ए का ए रहेगा, तो ए और उ दोनों मिलेंगे तो ओ बन जाता है। जैसे उदाहरणों की बात करें तो पय प्लस पय प्लस दय तो विसर्ग है, विसर्ग का योग दय, दय को स्वर रहित करें तो पहले ए आएगा, तो इसमें विसर्ग के स्थान पर तो उ आएगा और उ और ए का योग होगा तो ओ बन जाएगा। जैसे पयोद, पय प्लस दय का होगा पयोद, पयोद यानी जल देने वाला बादल। पय प्लस जय पयोज, सरह प्लस जय सरोज, सरोज जिस कमल कहते हैं, जल में पैदा होने वाला कमल। सर प्लस जय, सर यानी जो जल के ऊपर, जल में पैदा होने वाला, जय यानी जल। मनः प्लस रोग मनोरोग, नभय प्लस मंडल नभोमंडल, प्रथम प्लस अध्याय प्रथमोध्याय, मनः प्लस अभिलाषा मनोभिलाषा। और ए का अवग्रह रूप हम इस प्रकार भी
लिख सकते हैं दोस्तों ए का अवग्रह रूप, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं दोस्तों ए का अवग्रह रूप, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। मनः प्लस हर मनोहर, यश ए प्लस अभिलाषा यशोभिलाषा, मनः प्लस जय मनोज, ये मनोज कामदेव का दूसरा रूप है, मनः प्लस जय। यशय प्लस धरा यशोधरा, यशय प्लस दा यशोदा, मनः प्लस रथ मनोरथ, मनः प्लस योग मनोयोग हो जाता है। अगले नियम की चर्चा करें तो नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 कहता है कि यदि ए के अलावा, ए को छोड़ दिया जाए तो बचे 10 स्वर, उनका योग विसर्ग के, ए के अलावा यदि 10 स्वर हों वो विसर्ग के साथ हों और उसका योग सघोष वर्ण के साथ हो तो विसर्ग के स्थान पर रे वर्ण, स्वर रहित रे वर्ण का आदेश हो जाता है दोस्तों। देखिए अगर उदाहरणों की बात करें तो नि प्लस आशा, तो नि प्लस आशा, तो इसमें ई है वो विसर्ग के साथ है नी में, और उसका योग ए को छोड़कर सब आ है, सघोष है आ, तो और ए भी सघोष ही होता है। इस प्रकार नि प्लस आशा का हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर रे आ जाएगा, इस प्रकार नि प्लस आशा का हो जाएगा निराशा। उसी प्रकार नि प्लस धन तो निर्धन, नि प्लस जन निर्जन, आशीष प्लस वाद आशीर्वाद, आशीष का पर्यायवाची भी है ये आशीर्वाद। आशीष प्लस वचन आशीर्वचन, आयु प्लस वेद आयुर्वेद, यजु प्लस वेद यजुर्वेद, आवि प्लस भाव आविर्भाव, पति प्लस रेव पतिरेव। इस प्रकार से ये 8वां नियम है। अगला नियम, अगले और लास्ट अंतिम नियम की अगर हम बात करें तो नियम नंबर 9, नियम नंबर 9 कहता है कि ई और ई या ऊ के अगर विसर्ग है और उसका योग रे से हो तो विसर्ग के स्थान पर यदि ई के स्थान पर तो बड़ी ई और ऊ के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाएगा और विसर्ग के स्थान पर स्वर रहित रे आएगा। इस प्रकार विसर्ग के स्थान पर तो रे आदेश हो जाता है, लेकिन जो लघु ई है वो दीर्घ ई में और लघु ऊ वो दीर्घ ऊ में बदल जाते हैं, अर्थात इनका दीर्घादेश हो जाता है। और विसर्ग का एक मतलब इसमें अलग भी होता है कि विसर्ग का कुछ स्थानों पर लोप भी हो जाता है कहीं कहीं पर। जैसे उदाहरणों की अगर हम बात करें तो निह प्लस रोग में देखिए, निह प्लस रोग की बात करें तो लघु ई है, उसके साथ विसर्ग है, ये उसका योग है वो रे के साथ हो रहा है, तो इसमें जो लघु ई है उसका दीर्घादेश हो जाएगा और विसर्ग है उसका यहाँ लोप हो जाएगा, तो ये नि प्लस रोग का हो जाएगा निरोग। लेकिन अगर उपसर्ग के अनुसार बात की जाए तो निर प्लस रोग इसका संधि विच्छेद होता है, लेकिन अगर संधि के अनुसार नियम के अनुसार पूछा जाए तो निह प्लस रोग ही इसका सही संधि विच्छेद होता है। उसी प्रकार निह प्लस रज का हो जाएगा नीरज, निह प्लस रव का हो जाएगा नीरव, दुह प्लस राज का हो जाएगा दुराज। यहाँ देखिए दोस्तों, दु प्लस राज में यहाँ ऊ का दीर्घादेश तो हो रहा है, लेकिन यहाँ विसर्ग है उसका लोप भी हो रहा है, इसलिए यहाँ इसमें एक साथ दो नियम चलते हैं। चक्षु प्लस रोग में चक्षु रोग, यहाँ भी यही नियम है। दुह प्लस राजा में दुराजा, विसर्ग का लोप हो रहा है। दुह प्लस रस में दूरस, निह प्लस रंध्र में निरंध्र, अंतः प्लस राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्रीय। इस प्रकार दोस्तों इस विसर्ग संधि के हमने पूरे 9 नियमों की चर्चा की। अब संधि के कुछ विशेष तथ्य उनको हम जान लेते हैं। तो देखिए पहले तो स्वर संधि के अपवाद की बात अगर हम करें तो देखिए प्रौढ़ है वो और प्रौढ़ा, इनकी बात करें तो प्र प्लस ऊद यानी ए प्लस ऊ ओ हो रहा है, यह स्वर संधि का नियम है। लेकिन दोस्तों ये प्रौढ़ जो शब्द है ये इसमें वृद्धि स्वर संधि का नियम है, लेकिन यह स्वर संधि का अपवाद है। उसी प्रकार प्रौढ़ा प्र प्लस उदा, यह भी इसी का अपवाद है। अक्षोहिणी अक्ष प्लस उहिनी, स्वेर स्व प्लस ईर ए प्लस ई ए बन रहा है। स्वैरिणी स्व प्लस ईरिणी
इन पांचों शब्दों की अगर हम संधि विच्छेद के देखें तो गुण संधि के अनुसार हो रहा है, लेकिन विकार इनका वृद्धि का माना जाता है, क्योंकि इनका विच्छेद तो गुण संधि के अनुसार होता है, लेकिन इनका विकार रूप अगर हम देखें तो वृद्धि का माना जाता है। लेकिन इन शब्दों में संधि वृद्धि मानी जाती है और गुण विच्छेद का होता है। इस प्रकार ये स्वर संधि के अपवाद माने जाते हैं। दूसरा देखें तो दंतोष्ट, दंत प्लस औष्ट, यह प्रचलित रूप है। दंतोष्ट, दंतोष्ट प्रचलित रूप है, लेकिन वर्तनीगत शुद्धि की बात की जाए तो दंतोष्ट होता है, दंतोष्ट नहीं होता। वाक्य तो दोनों ही शुद्ध हैं, लेकिन एक प्रचलित है और एक वर्तनीगत शुद्धि की बात है। इसी प्रकार अधरोष्ट, अधरोष्ट प्रचलित है, लेकिन सही रूप से वर्तनीगत दृष्टि से अगर देखा जाए तो अधरोष्ट होता है, अधर प्लस औष्ट। और गर्मी की बात करें तो सही रूप में तो इसमें जो रह है वो स्वर सहित होता है, लेकिन हम गर्मी मैं को रह को ऊपर रेप के रूप में हम लगा देते हैं, लेकिन सही तो दोनों ही है। लेकिन वर्तनीगत दृष्टि से देखा जाए तो गर्मी होता है, लेकिन दोनों ही सही प्रचलित हैं, ये दोनों ही शब्द प्रचलित हैं। तो इन जो ऊपर के जो शब्द हैं इनको गुण व वृद्धि के रूप में लिखा जाता है, लेकिन इनका अगर हम विच्छेद करें तो सदैव वृद्धि के अनुसार होता है। तो इसमें दोनों संधियों का मेल पाया जाता है, इसलिए ये शब्द भी इस संधि के अपवाद, स्वर संधि के अपवाद माने जाते हैं। अब अगर तीसरे की हम बात करें तो इसमें देखिए गवाक्ष, गौ प्लस अक्षी, अक्ष अक्ष का अक्षी हो जाता है दोस्तों। एक नियम है इसमें कि इसमें दीर्घादेश हो जाता है, अक्ष का अक्षी हो जाता है। तो इसमें दीर्घ संधि है, गवक्ष गौ प्लस अक्षी, इसमें अयादि है। गवेंद्र गौ प्लस इंद्र, इसमें गुण संधि है। गवेंद्र गौ प्लस इंद्र, इसमें अयादि। लेकिन इन शब्दों में दो दो संधियाँ, इनका विच्छेद किसी संधि के नियम से होता है और इनका विकार कुछ और संधि के नियम से होता है, इसलिए इनमें दो दो संधियाँ हैं। इस कारण ये संधि के, स्वर संधि के अपवाद माने जाते हैं। और चौथा नियम है कि चौथा जो तथ्य है वो है कि यदि पदांत यानी पद का अंत इन शब्दों से हो, ये जो शब्द दिए गए हैं तो ये कुछ और शब्दों में बदल दिए जाते हैं। जैसे अगर अक्ष, पद का अंत अक्ष शब्द से हो तो ये अक्षी में बदल जाते हैं। रात्र हो तो ये रात्रि में, और निस हो तो निशा में, और इच्छा में, और अच्छा में। जैसे देखिए प्रत्यक्ष, तो इसमें प्रत्यक्ष का पदांत अक्ष से हो रहा है, तो इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो प्रति प्लस अक्षी होगा। अध्योरात्र का करेंगे तो अहन प्लस रात्रि होगा, ये रात्र है रात्रि में बदल जाएगा। अहरनिश, अहन निशा हो जाएगा, निश है वो निशा में बदल जाएगी। यथेष्टा, यथेच्छ तो यथा प्लस इच्छा, इच्छ है वो इच्छा में। स्वच्छ तो सु प्लस अच्छा। अब तथ्य है पांचवा तथ्य है कि अहन की संधि का नियम, पांचवा अहन की संधि का नियम, तो यह व्यंजन के अंतर्गत आती है। अहन जो है वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। अहन का अर्थ होता है दिन। तो देखें अगर हम बात करें तो सप्त प्लस अहन, तो इसका हो जाएगा सप्ताह है, क्योंकि यदि अहन का योग रेवर्ण के साथ हो तो अहन के स्थान पर अहो आदेश हो जाता है। जैसे अहन प्लस रात्र, अहोरात्र हो जाएगा। अहन प्लस रूप, अहोरूप हो जाएगा। उसी प्रकार अहन का योग अगर रे के अलावा कोई भी वर्ण के साथ हो तो अहन के स्थान पर अहर हो जाएगा, अहर आदेश हो जाता है। जैसे अहन प्लस निशा, तो यहाँ अहन का अर्थ तो होता है दिन और निशा का होता है रात। तो अगर अहन प्लस निशा होगा तो अहरनिश हो जाएगा। इसमें द्वंद्व समास भी है, ये भी आप ध्यान में रखिए। अहरनिश में द्वंद्व समास भी है। अहन प्लस पति, अहरपति यानी अर्थात दिन का स्वामी। अहन यानी दिन और पति यानी स्वामी, तो अहरपति का हो जाएगा दिन का स्वामी। ये सूर्य का दूसरा नाम भी है। अहन प्लस मुख, अहरमुख। अहन प्लस अहन, अहर है। अहन प्लस अहन, अहर है। और जो अगला और अंतिम इसका जो तथ्य है वो है दीर्घ स्वर के अपवाद, दीर्घ स्वर संधि है उसके अपवाद। तो दोस्तों विश्व प्लस मित्र, विश्वामित्र होता है, क्योंकि इसमें
देखिए, अगर हम विकार में देखें विश्वामित्र में तो वाह आ हो रहा है, लेकिन अगर संधि की बात की जाए विच्छेद की तो ए और ई का योग हो रहा है। तो इसमें दीर्घादेश या दीर्घीकरण होता है। प्रभु प्लस दयाल प्रभु दयाल, मूसल प्लस धार मूसलाधार, दीन प्लस नाथ दीनानाथ, सार प्लस अंग सारंग, पतत प्लस अंजलि पतंजलि, सुख प्लस रित सुखार्थ, त्रिश प्लस रित त्रिशार्थ। तो इस प्रकार दोस्तों ये दीर्घ स्वर संधि के अपवाद हैं। इनमें दीर्घ स्वर संधि नहीं मानी जाएगी, ये अपवाद माने जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की इस कक्षा में कि विसर्ग संधि के बारे में और संधि के कुछ विशेष तथ्यों के बारे में। दोस्तों बहुत ही अच्छा हमारा टॉपिक चल रहा था संधि, आज उसका समापन हुआ है। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।